All right. Good afternoon, everyone. Welcome back to your channel Study IQ. My name is Udisha and here I am with your another session. Yesterday, I promised one of my students that today we'll be doing a class on vocabulary, and see, true to my words, I am right here, right in front of all of you with that specific topic. I said we'll be working on vocabulary, and today we are going to see three really interesting ways of expanding your vocabulary. लोग अक्सर ये कहते हैं कि जब मुझे words learn करने होते हैं तो वो इतने boring हो जाते हैं, वो इतने ज़्यादा हो जाते हैं कि कभी मैं उन्हें retain नहीं कर पाती हूँ, कभी मैं learn ही नहीं करना चाहती, because वो कर क्या रहे होते, they're just mugging it up, यानी वो सिर्फ रट रहे होते हैं, right? That's not actually. कोई भी चीज़ जब आप बहुत ही मोनोटोनस तरीके से करेंगे ना, बहुत ही बोरिंग स्टाइल में करेंगे, तो जाहिर सी बात है, इट्स प्रीटी ऑब्वियस वो आपके लिए इंटरेस्टिंग तो नहीं रहेगा, है ना? तो फटाफट से एक बार चलिए शुरुआत करते हैं और सीखते हैं यहाँ पर हम अपने 3 अच्छे इंटरेस्टिंग और सॉलिड वेज जिससे हम अपनी वोकैबुलरी को बहुत अच्छा कर सकते हैं, स्लोली बट डेफिनेटली इन अ वेरी सब्सटैंशियल मैनर. तो एक काम करो भाई, सब लोग पहले फटाफट से रेडी हो जाओ, क्योंकि आज शायद तुम्हें कुछ क्वेश्चंस के आंसर कमेंट सेक्शन में देने होंगे. नंबर 2, एक बार जल्दी से शेयर कर दीजिएगा अपने सेशन को और हम शुरू करते हैं आपकी आज की क्लास के साथ. जो पहला हमारा तरीका है उसे हम सब जानते हैं, ऐसा नहीं है कि आपने कभी सुना नहीं होगा. दिस पर्टिकुलर मेथड इज कॉल्ड द निमोनिक मेथड. निमोनिक डिवाइसेस की मदद से जब आप शब्दों को याद करते हैं तो नंबर 1, एक तो वो बोरिंग नहीं होता, नंबर 2, आप भूलते ही नहीं हैं, बिकॉज आप इस केस में चीजों को रिलेट कर रहे हैं, आप एसोसिएशन से लर्न करते हैं, जोड़ करके लर्न करते हैं वर्ड्स को और उनके मीनिंग्स को. सो एवरीबडी हु इज हियर विद मी, आइए देखते हैं यहां पर हमारा आज का पहला वर्ड, इनकैपेसिटेट. जैसे कभी भी कोई ऐसी स्थिति होती है जहां पर somebody is not able to act, somebody is not able to do any action, take a step, कोई काम नहीं कर पा रहा है या कोई कदम नहीं उठा पा रहे हैं. वो कभी कभी आपने सुना होगा लीडर्स के लिए या पीपल जो जनरली इन पोजिशन ऑफ पावर या अथॉरिटी होते हैं उनके लिए यूज किया जाता है ना. सो इनकैपेसिटेट का मीनिंग तो आपको मैं बता देती हूँ, टू प्रिवेंट फ्रॉम फंक्शनिंग इन अ नॉर्मल वे, यानी कि काम नहीं करने दिया जा रहा, फंक्शन नहीं करने दिया जा रहा, तो बोलते हैं कि ही इज इनकैपेसिटेटेड और दैट पर्सन इज इनकैपेसिटेटेड. बट इसको याद कैसे करेंगे? इसका निमोनिक डिवाइस देखिए, नो कैपेसिटी टू एक्ट. ये सारे वर्ड सिंपल हैं. जब आप इनकैपेसिटेट को देखते हैं तो दैट्स लाइक अ बिगर वर्ड, थोड़ा डिफरेंट है, हम ये यूज नहीं करते. बट कैपेसिटी हो जाए या एक्ट हो जाए, ये सारे वर्ड्स हमारे लिए बहुत यूजुअल होते हैं. दीज आर प्रीटी कॉमन, वी हैव यूज्ड देम, वी हैव कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग ऑफ देयर मीनिंग, उनके अर्थ भी हमें अच्छे से समझ में आते हैं, है ना. तो यहां पर नो कैपेसिटी टू एक्ट, जब आप बोलेंगे ही इज इन नो कैपेसिटी टू एक्ट, आपको याद आ जाएगा आपका वर्ड इनकैपेसिटेटेड. सो ही इज इनकैपेसिटेटेड, यानी कि वो अभी कोई एक्शन नहीं ले सकता, अभी कोई काम नहीं कर सकता, एटसेट्रा. आपके जो एसेज होते हैं, लेटर्स होते हैं, जनरल आंसर राइटिंग होती है, उसमें आप इन वर्ड्स को यूज कर सकते हैं ज़रूरत पड़ने पर. नेक्स्ट वर्ड को अगर आप निमोनिक की तरह से लर्न करना चाहते हैं तो मैं सिखाती हूँ. एक तो इसका प्रोनाउंसिएशन लोगों ने अक्सर बड़ा ख़राब कर दिया है. जैसे PHONE हम पढ़ते हैं तो PH का साउंड लोगों को फ पता है, राइट? फोन, इट इज़ अ फ साउंड, इट इज एन एफ साउंड, राइट? लेकिन हैपहैज़र्ड के केस में ऐसा नहीं है. इसमें आपको P का साउंड भी देना चाहिए. प्रोनाउंसिएशन इज ऑलवेज गोइंग टू बी माई फेवरेट थिंग. सो फर्स्ट ऑफ ऑल, दिस इज नॉट हैपहैज़र्ड, दिस इज नॉट हैपहैज़ार्ड एट ऑल, दिस इज हैपहैज़र्ड. अब आप हैपहैज़र्ड जब बोलते हैं तो ये थोड़ा फनी है, इस पर कोई हंसेगा नहीं, बट आप इसको भूलेंगे भी नहीं, राइट? इसका डिवाइस जो है वो फनी है. सबसे पहले मीनिंग देखिए, जब भी कोई चीज़ थोड़ी सी अनऑर्गेनाइज्ड होती है, अनसिस्टमैटिक होती है, लैकिंग एनी ऑब्वियस प्रिंसिपल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, यानी कोई भी चीज़ जो प्रॉपरली अरेंज्ड नहीं है, शेड्यूल्ड नहीं है, सिस्टमैटिक नहीं है,
तो हम उसे बोल सकते हैं हैपहैज़र्ड, राइट। अभी जैसे फिलहाल जितने भी जेनजीज हैं उनकी लाइफ ज़्यादातर की, नॉट ऑल, ज़्यादातर की, क्या करना होता है, सुबह उठो, स्कूल जाओ, कॉलेज जाओ, लौट के आओ, मोबाइल खोलो, गेम खेलो, रील देखो, फिर सो जाओ, फिर अगर होमवर्क करना है तो करो, नहीं तो इधर उधर टाइम पास करो। तो क्या है, ये बहुत ही बिखरी हुई सी लाइफ, अनऑर्गेनाइज्ड लाइफ है, जो कि नहीं होनी चाहिए, राइट। सो यहाँ पर आप लाइफ के लिए, लोगों के लिए, कमरे के लिए, प्लेस के लिए, सिचुएशन, सिनेरियो, किसी के लिए भी इस वर्ड को यूज़ कर सकते हैं। अब आप इसे याद कैसे करेंगे, पहले इस वर्ड को प्रोनाउंस करो, हैपहैज़र्ड, ठीक है। अब हैपहैज़र्ड साउंड्स लाइक हबड़ धबड़, टू मी इट डज, ट्रस्ट मी, मैंने बहुत समय पहले इस वर्ड को लर्न किया था और मैं आज तक नहीं भूली हूँ। दिस इज़ काइंड ऑफ फनी बट येस यू कैन से, यार इतनी हबड़ दबड़ क्यों मची हुई है, यानी इतना अनऑर्गेनाइज्ड सा क्यों है चीज़ें, अनसिस्टमैटिक सी क्यों है। सो हबड़ दबड़ से आप पहुंच जाएंगे हैपहैज़र्ड पे। दिस इज अनदर, आई टोल्ड यू दिस इज गोइंग टू बी फन। अब क्योंकि मैं इस पे हंस रही हूँ तो शायद इस वजह से आपको ये याद रह जाएगा, या शायद आप इस पे हंस रहे हैं तो आपको याद रह जाएगा। द नेक्स्ट वर्ड दैट वी हैव इज इनएविटेबल, कोई भी चीज़ जिससे तुम बच नहीं सकते, अवॉइड नहीं कर सकते। अब इमेजिन करो कि तुम अवॉइड कर रहे हो वाटर, राइट, और तुम्हारे घर में जितनी भी टेबल्स हैं हर टेबल पर वाटर है, राइट। वाटर इज इन एवरी टेबल, यानी कि तुम अब उसे अवॉइड नहीं कर सकते। अगर तुम्हारे घर में एक टेबल है और उस टेबल पर पानी है तो तुम अवॉइड नहीं कर सकते, और 10 टेबल्स हैं और सभी टेबल्स पर पानी, तो तुम अवॉइड नहीं कर सकते, राइट। इनएविटेबल साउंड्स लाइक इन एवरी टेबल एंड द मीनिंग इज इम्पॉसिबल टू अवॉइड। कोई भी ऐसी चीज़ जिसको तुम अवॉइड नहीं कर सकते उसे इनएविटेबल बोलते हैं, और इसका निमोनिक डिवाइस है इन एवरी टेबल, right everyone? So you're going to say in every table and that's going to take you back to the word inevitable. ये जिस तरह से आपने अभी यहाँ पर कुछ words को सीखा है, इन्हें कहते हैं inevitable. I wonder sometimes, जैसे ही मैं ये 4 बजे की क्लास स्टार्ट करती हूँ, there's this random shouting that's going on. It is a hawker and नहीं बताऊंगी मैं कि कौन है, बहरहाल। सो एवरी टेबल इज द डिवाइस फॉर इनएविटेबल। बहरहाल ये 3 एग्जाम्पल्स हो गए, और इस तरह से आप अपने भी क्रिएट कर सकते हो डिवाइसेस। ऐसा कोई किताब नहीं आती है इसकी कि एक निमोनिक डिवाइस जो उदिशा ने क्रिएट किया या किसी इंस्टीट्यूट ने क्रिएट किया वही वाला तुम्हें फॉलो करना। यू क्रिएट योर ओन डिवाइसेस, ओके। बहुत सारे होते हैं, जैसे अकोमोडेट का सिखाया था, यूबिक्विटस का सिखाया था, मल्टीपल, गाइल का हो जाता है, जक्सटपोज का होता है। तो बहुत सारे इस तरीके के वर्ड्स हैं जिनके बहुत कॉमनली अवेलेबल निमोनिक डिवाइसेस हैं। बाकी आप भी क्रिएट कर लीजिए। डायबॉलिकल, रूड, बिटर वर्ड्स, राइट। डायबॉलिकल को रिलेट करो डायन बोली से। डायन कैसे बोलती है? रूडली बोलती है, खराब चीज़ें बोलती है। मैं कभी मिली नहीं हूँ, बट जस्ट सेइंग, है ना। सो मूविंग ऑन, ये तो एक तरीका हो गया। जो हमारा नेक्स्ट तरीका है वो थोड़ा ज़्यादा पढ़ाकू बच्चों के लिए है ना। तो अब यहाँ पर आप देखो, आपका एक रूट वर्ड लिखा हुआ है और उससे हम सीख रहे हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 वर्ड्स। और इनफैक्ट बेने जो हमारा रूट होता है, बेने, इसका मतलब हो जाता है वेल या फिर गुड। अब तुम जब भी BENE किसी वर्ड की शुरुआत में देखोगे तो तुम्हें याद रहेगा दिस इज टॉकिंग अबाउट समथिंग पॉजिटिव, समथिंग गुड, समथिंग वेल, etc. Something cannot be well. Well is an adverb, good is an adjective. Remember that. Now, benign क्या होता है? कोई भी जो अच्छा है, नुकसान नहीं पहुंचा रहा है, यानी कि kind और gentle and neutral and harmless etc. Benison, blessings for goodness, अच्छाई के लिए दिए जाने वाले आशीर्वाद, उन्हें कहते हैं benison. Then you see benignant, what is kind or desirable, जो कि तुम्हें पता है कि यार ये अच्छा है मेरे लिए, ये इंसान या चीज या कोई plan, whatever, that is a benignant person. So somebody who's something or someone who's desirable or kind, we call them benignant. Then you see beneficence. Bene याद रखो, वो positive है, that's a good word. Bene के बाद act of goodness, right? Beneficence, अब इसमें और भी roots involved हैं of course, पर हम आज focus कर रहे हैं हमारे root ben पे, ठीक है? सो बेनिफिट को देखिए, प्रॉफिट। बेनिफिशियरी कौन होता है? द रेसिपिएंट ऑफ गुडनेस, द रेसिपिएंट ऑफ गुड थिंग्स, जिसके साथ अच्छी चीजें हो रही हैं, जिसको फायदा मिल रहा है, वो बेनिफिशियरी हो जाता है। बेनिवोलेंस, अगेन डिस्पोजिशन टू डू गुड फॉर अदर्स, दूसरों के लिए जब कोई अच्छा करता है, अच्छा सोचता है, तो उसे हम कहते हैं दैट्स हिज बेनिवोलेंस, उसके अंदर वो स्वभाव है कि वो दूसरों के लिए अच्छा करे, राइट। मूविंग ऑन, वी सी बेनेडिक्शन।
बेनेडिक्शन इज सिंपल, प्रेयर, अच्छाई के लिए की जाती है प्रेयर, है ना, किसी अच्छे कारण के लिए, रिजल्ट के लिए वी प्रे, एंड दैट इज व्हाट इज बेनेडिक्शन। ये सारे वर्ड्स तुम्हें अब याद रहेंगे, याद इन द सेंस हो सकता है तुम ये भूल जाओ कि पूरा वर्ड बेनाइन था या बेनेडिक्शन था, बट तुम BEN जहां पर भी देखोगे ऑटोमेटिकली रिफ्लेक्ट करोगे कि अच्छा बेने, इट्स अ पॉजिटिव वर्ड, इट्स अ गुड वर्ड, इससे बनने वाला शब्द नुकसानदायक नहीं हो सकता है, ठीक है, ओके। ठीक है, we have the next word here. Okay, no fighting in the comment section, everybody. The next root that we are going to talk about is ambule. Now ambule मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि सारे जो यहाँ पर words है ना, इसमें इसका pronunciation ambule ही रहेगा, amble भी आप बोलना चाहिए, but that's a different word again. So AMBUL, this means to move, यानी movement के लिए, movement कराने के लिए इस particular root का ये meaning होता है। अब इससे कितने सारे वर्ड्स लिखे हुए हैं। एम्ब्यूलेंट किसी चीज को आपका बोलते हैं, कोई भी चीज, व्यक्ति, पेशेंट जो भी हो, वो चलने लग गया है तो आप बोल सकते हैं और ही और शी इज एम्ब्यूलेंट, दैट थिंग इज एम्ब्यूलेंट। एनी अदर थिंग जिससे भी आप मूवमेंट को इन्वॉल्व कर पाओ, वॉक को रिलेट कर पाओ, तो आप बोलोगे एबल टू वॉक के लिए एम्ब्यूलेंट, ठीक है, AMBUL मीनिंग टू वॉक। Next you have ambulation, to move from one place to another. This job involves a lot of ambulation. My job, even if it doesn't, I keep moving from here to there. एक दिन तो एक स्टूडेंट ने मुझे क्लास में आके डांटा था, stop moving from one place to another, but I realized why should I? Anyway, so ambulation is just moving from one place to another, and it's not only restricted to humans. A lot of things move from one place to another, and you can definitely use the word ambulation. Then we have circumambulate, walk all the way around, ऐसे गोल गोल घूमना। कभी कभी ऐसा होता है कि सामने हमारे, जहां हमें पहुंचना है वो जगह हमें दिख रही है, बट हमें पता नहीं है कि दिस इज वेयर वी हैव टू गो, तो हम पूरा गोल गोल चक्कर काट के वहीं आ जाते हैं, courtesy Google Maps. So what will we say? We just circumambulated, यानी हमने पूरा गोल चक्कर लगाया है। कभी कभी because you guys are very healthy, तो आप क्या करते हैं, अपने पार्क का पूरा गोल चक्कर लगा लेते हैं। So you can say I just circumambulated for the sake of my हेल्थ, गोल चक्कर लगाना। कभी कभी लोग अपनी बातों में पूरा गोल घूम जाते हैं, राइट, ही इज कंप्लीटली सर्कमएम्बुलेटिंग, उसी पॉइंट के अराउंड घूमे जा रहा है, मुद्दे पे नहीं आ रहा है। सर्कमलोक्यूट ऑल्सो, घुमा फिरा कर बात करना। लोक्यूट इज अबाउट टॉकिंग, एम्बुलेट इज अबाउट जस्ट चक्कर लगाना। नाउ परएम्बुलेट, टू ट्रैवल ओवर और थ्रू, स्पेशली ऑन फुट। परएम्बुलेट का मतलब होता है पैरों से चल करके किसी चीज में घूमना, चलना, आसपास जाना, एटसेट्रा। सिंपल अबाउट वॉकिंग, मूविंग। देन यू हैव somnambulent, walking or having the habit of walking while asleep. This reminds me of King Duncan. डंकन कौन से, शेक्सपियर के कौन से नॉवल में किंग डंकन का मर्डर हुआ था, और एंड देन दैट वाज द ओपनिंग पीस ऑफ द नॉवल। डंकन को किसने मारा था यार? जूलियस सीजर, सीजर ने मारा था, सीजर और उसकी वाइफ ने मिलके। सो एनीवे, तो उसमें फिर ये बताया गया था कि जिस किंग की वाइफ ने मारा था वो, उनको नींद में चलने की आदत थी। सो हु वाज शी? शी वाज somnambulent, उनको आदत थी नींद में चलने की, राइट? Okay, then we have noctambulist, as similar to somnambulant. Again, कोई भी जो नींद में चलता है उसको आप noctambulist भी बोल सकते हैं, and somnambulist, somnambulant, also ambulance, वो भी मूवमेंट से ही आती है। दैट इज वन थिंग जिसमें चलते फिरते भी कई बार इलाज हो जाता है। मैकबेथ, ईशा, that's why I always miss you in the sessions. There is another Isha who is a student of my paid batch. I don't know whether you're the same Isha, but thank you. That was Macbeth. The third way to improve your vocabulary, लेकिन उसके पहले हमारा एक और रूट वर्ड बचता है LUC, राइट? LUC को मैं कोई नाम साउंड नहीं दे रही हूँ, मैंने अभी बहुत रिसेंटली पढ़ा था अब्रीविएशन और एक और वर्ड के बीच का डिफरेंस, जो कि मैं भूल चुकी हूँ, बट आई विल डेफिनेटली रीचेक। सो LUC का मतलब होता है लाइट, ठीक है? अब रोशनी से जोड़ लो, बल्ब की रोशनी या ज्ञान की रोशनी, दोनों चीजें। रोशनी की जहां तुम बात करोगे ना, वहां तुम्हारा ये वर्ड LUC आ जाएगा, ठीक है? द बैच प्राइस इज 999 एवरीवन, ठीक है? अब ये देखिए, आपके पास वर्ड्स हैं एल्यूसिडेट, एल्यूसिडेटिव, लूसेंट,
ल्यूक्युलेंट, एंड देन यू हैव ल्यूसिड, देयर इज अनदर वर्ड पेल्यूसिड. ये सारे वर्ड्स कहीं ना कहीं रोशनी के अराउंड घूमते हैं. ठीक है. टू ब्रिंग लाइट अपॉन समथिंग, टू एल्यूसिडेट. कभी कभी ऐसा होता है कि आपको किसी ने कोई बात, उसने मुझे मारा, और फिर क्या होता है कि अरे पूरी बात बताओ, एक्सप्लेन करो, पूरा सिचुएशन पे रोशनी डालिए. एल्यूसिडेट ऑन दैट टॉपिक, एल्यूसिडेट ऑन दैट स्टोरी. एल्यूसिडेट का मतलब पूरे मुद्दे पर रोशनी डालना. एंड देन एल्यूसिडेटिव विच इज एन एडजेक्टिव, ये एक वर्ब है. ठीक है. ये गुण बताता है दूसरा वाला, तो ये एडजेक्टिव है. एल्यूसिडेटिव का मतलब एक्सप्लेनेटरी. अरे शी टीचर्स इन अ वेरी एल्यूसिडेटिव मैनर. कभी कभी बड़ी लंबी हो जाती हैं उसकी क्लासेस. दिस इज मी, मैं ज़्यादा एक्सप्लेन कर देती हूँ मुझे लगता है कभी कभी. बट एल्यूसिडेटिव का मतलब होता है एक्सप्लेनेटरी या फिर एनलाइटनिंग. देन वी हैव द वर्ड लूसेंट. लूसेंट याद आया? खैर. सो प्रोड्यूसिंग लाइट, ग्लोइंग, कोई भी चीज़ जो बहुत रोशन हो, रोशनी क्रिएट कर रही हो, उसके लिए हम इस वर्ड को यूज़ करते हैं. ल्यूक्युलेंट का मतलब हो जाता है प्रोड्यूसिंग ब्राइट लाइट या फिर लूसिड. लूसिड का एक मतलब तो होता है कोई भी चीज़ जो बहुत रोशन हो, जिसमें से बहुत घनघोर रोशनी निकल रही हो, लेकिन इसका एक और मीनिंग होता है एक्सप्रेस्ड क्लियरली, इजी टू अंडरस्टैंड. जैसे कि ये सारे वर्ड्स आपके लिए अभी इजी टू अंडरस्टैंड है, भूलिएगा नहीं, इनको ज़रा 10 मिनट का एक्स्ट्रा वक्त दे करके रिवाइज कर लीजिएगा, आपके लिए बेहतर होंगे. ठीक है. और आपको लिखना हो तो लिख भी लीजिएगा. आगे बढ़ते हैं और आपको बताते हैं आपका तीसरा तरीका. मैंने कहा था ना आज कुछ आंसर्स आपको देने होंगे. वैसे भी आप लोगों को कमेंट सेक्शन में अभी बड़ा मज़ा आ रहा है, काफ़ी एक्टिव लग रहे हैं. तो यू हैव टू प्ले सम वोकैबुलरी बेस्ड गेम्स. ठीक है. आप जो दिन भर इधर उधर टाइम पास करते हैं ना गेम्स खेल खेल के, वो अच्छे गेम्स खेल के कुछ अपना फ़ायदा भी करवा सकते हैं. कैसे करवाएंगे वो बताइए. अब यहाँ पर आपको, जैसे मैंने एक सेंटेंस लिखा है, नॉट नेसेसरली द डेफिनेशन ऑफ इट, टू चेंज, मॉडिफाई द ऑर्डर ऑफ समथिंग. ये एक वर्ड की तरफ इंडिकेट कर रहा है. दिस इंप्लाइज वन स्पेसिफिक वर्ड, और वो वर्ड शुरू हो रहा है एस से. आपको मुझे बताना है यहां पर मैं कौन से वर्ड की बात कर रही हूं. सो ध्यान से सुनो. किसी चीज को बदलना या फिर किसी चीज के ऑर्डर, सीक्वेंस को बदलना, उसके लिए हम एक वर्ड यूज करते हैं अंग्रेजी में, और वो एस से शुरू हो रहा है. बताइए कौन सा वर्ड हो सकता है. अश्वथ, दैट्स अ गुड एग्जाम्पल अगेन. Lumi is also a root word for light. Lumi is also a root word for light, magnetic field. Wow, Believer has given me the right answer. सबसे पहले shuffle is the correct word. Tanmay, very good job. So the right word that goes with this sentence is shuffle. To shuffle is the right word here. Next, one who seeks what another seeks. A rival, and the word starts with a C. कोई ऐसा इंसान जो वही चाहता है जो कोई दूसरा भी चाहता है. A rival, एक दुश्मन. और इसके लिए आप मुझे एक वर्ड बताइए जो C से स्टार्ट होता है. अंग्रेजी वर्ड बताइएगा, प्लीज टेल मी. सॉर्ट नहीं बेटा, सॉर्ट होता है कैटेगराइज करना चीजों को. हे गाइस, गुड मॉर्निंग. वाओ, लवली. बिल्कुल 4:22 पे भाई साहब की गुड मॉर्निंग हो गई है. बहुत बेहतरीन, ब्यूटिफुल. आकाश पांचाल, थैंक यू सो मच. योर आंसर इज एब्सोल्युटली करेक्ट. कॉम्पिटिटर. ठीक है, गुड जॉब. नेक्स्ट, अ फीलिंग ऑफ सैडनेस टिपिकली विद नो ऑब्वियस कॉज. कभी कभी बस ऐसे ही मन नहीं दुखी हो जाता, आज दुखी हूं मैं. नॉट फीलिंग माई सेल्फ. कभी भी लगने लगता है बीमार है, कभी भी लगता है खाना नहीं खाया है, रीजन नहीं पता होता है, बट बस दुखी महसूस करते हैं. देयर इज दिस ग्लूमी फीलिंग, राइट. लेकिन ये वाला वर्ड एम से स्टार्ट हो रहा है, ये एक फीलिंग का नाम है. तो बताइए. No, it's not. Mourning is शोक मनाना. That has a very obvious reason. Mourn कब करते हैं लोग? एक लॉस पे, अपने किसी नुकसान पर, स्पेशली लॉस ऑफ अ पर्सन पे. It's not mourning. Thank you so much. The correct answer is given by Mohammed Imran and Tanmay. Both of them literally gave me the answer at the same time. The correct word is melancholy.
Melancholy. I am feeling very melancholic today. So sometimes even I fumble and that's absolutely human. So no issues there. Murmur होता है बड़बड़. ठीक है. सो सबसे पहले यहाँ पर अपना वर्ड याद करिए. melancholy, a feeling of sadness with no obvious reason. I know you guys enjoyed this class and I promise to keep on bringing such classes in the future as well. Spoken English आपकी personal growth, आपके personality development और आपके bright future के लिए overall होती है. And किसी बहुत ही legendary level के आदमी ने एक बहुत ही प्यारी बात कही थी कि if you communicate, you can get by. यानी अगर आप बातचीत कर लेते हैं तो आपका काम चल जाएगा. बट इफ यू डू दैट स्किलफुली यू कैन वर्क मिरेकल्स. यानी अगर आप उसी चीज को बहुत ही एक स्किलफुल तरीके से, एक्सपर्टीज के साथ, एक स्मार्ट तरीके से अपनी आर्ट को कंट्रोल करते हुए करेंगे तो फिर तो आप मतलब बिल्कुल जादू की छड़ी आपको मिल जाएगी. आप समझिए. और ये पता है किसने कहा? जिम रॉन. इनके वीडियोज, इनकी बातें, इनके क्लिप्स में हमेशा अपने स्टूडेंट्स को बोलती हूँ सिट डाउन एंड जस्ट लिसन टू हिम फॉर गुड 5 minutes. ऑटोमेटिकली मोटिवेशन आएगी. यू नो व्हाट, ही इज अ स्पीकर, ही इज अ राइटर, ही इज एन एंटरप्रेन्योर एंड ही इज अ फ्रिकिंग लेजेंडरी पर्सन यार. मतलब पिछले करीब 9 महीने 10 महीने से तो मतलब आई हैव बीन अ फैन. एंड जेन्युइनली स्पीकिंग हियर एवरीबडी, वेरी वेरी ऑनेस्टली, इफ यू एट ऑल फील डीमोटिवेटेड, तो ऐसा क्या होता है, लोगों को क्या होता है, वो कहते हैं आप मुझे सुनिए, मैं बहुत अच्छा बोलती हूँ. मेरे पास तो एक्चुअली ये बोलने का रीज़न है कि मैं बोलती हूँ, लेकिन आप मुझे मत सुनिए. मैं ये कहूँगी कि आप अच्छे टीचर्स को सुनिए और उसमें से एक आप इनको सुन लीजिए, जिम रॉन, क्योंकि ये आपको समझा देंगे शायद जो मैं नहीं कर पाती कभी कभी, वाई कम्युनिकेशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. एंड लकीली फॉर मी ही इज नॉट रनिंग एनी स्पोकन इंग्लिश कोर्सेज. सो वो जब आप समझ जाएंगे फिर आपको मेरे पास आना होगा. सो अपार्ट फ्रॉम ऑल द जोक्स, यहाँ पर मैंने सबसे पहली चीज ये कही कि स्पोकन इंग्लिश कभी किसी एग्जाम के लिए, कभी किसी एक पद के लिए नहीं पढ़ाया जाता है. आपके ओवरऑल पर्सनैलिटी डेवलपमेंट एंड आपके ग्रोथ के लिए आपको बताया जाता है, राइट. और जैसा कि मैंने कहा, अगर आप इस काम को स्किलफुली करने लग जाएंगे तो आपको मज़ा आ जाएगा. आपको समझ में आएगा कि यार अपनी जगह कैसे बनाते हैं. बिकॉज देखो, चाहे वो तुम्हारी जनरल नेटवर्किंग हो, अगेन टॉकिंग टू एवरीबडी फ्रॉम एनी स्पेक्ट्रम ऑफ द वर्ल्ड और लाइफ, ठीक है. तो अगर आप जनरल नेटवर्किंग कर रहे हैं, आप यू आर मिंगलिंग विद सम न्यू फ्रेंड्स, और मे बी आप सिर्फ एक एफर्ट कर रहे हैं कि आपकी पहली डेट जो है वो बिल्कुल स्टिल्टेड नहीं हो, यानी बहुत ज़्यादा स्ट्रेसफुल नहीं हो. आप क्या कोशिश करते हैं कि आपके पास बोलने के लिए, बात करने के लिए कुछ बढ़िया शब्द रहें, आपके पास वर्ड्स होने चाहिए, राइट. जब हम कहते हैं कि आर्टफुली कम्युनिकेट करना है, स्किलफुली कम्युनिकेट करना है, हाउ डू यू डू दैट? आर्टफुल का मतलब देखोगे तो तुम्हें लगेगा कि अरे ये क्या बता दिया, ये वर्ड क्यों ये प्रमोट कर रही, बट एक्चुअली मुझे पसंद है. गेटिंग बैक टू इट, जब भी आप लाइफ में कुछ भी अच्छा करने चलते हैं, है ना, तो आपको क्या चाहिए होता है? अच्छी कम्युनिकेशन चाहिए होती है. अच्छी कम्युनिकेशन का बेस क्या होता है? आपके पास कितने अच्छे वर्ड्स का नॉलेज है. अच्छे वर्ड्स का मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि आप आज के बाद केवल और केवल जार्गन्स में बात करें. डोंट डू दैट. वो तो एक बहुत ही मेजर टर्न ऑफ होता है. जो लोग आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट बड़े बड़े शब्दों का यूज करना शुरू करते हैं, वो बड़ा गलत फंस जाते हैं कभी कभी. उनका एक तो मीनिंग नहीं निकल के आएगा, दूसरा सामने वाले उनकी बात नहीं समझ में आएगी. और कम्युनिकेशन का पूरा पर्पस होता है कि जो मैसेज है वो तुम्हारे तक पहुंच जाए. द थॉट नीड्स टू बी कन्वेड, ठीक है. तो यहां पर आज मैं आपको यही बताने वाली हूं कि बहुत ही जनरल, कंफर्टेबल, कैजुअल तरीके से आप लोग कैसे अपनी वोकैबुलरी को एनहांस कर सकते हैं. आप एग्जाम देने जाते हैं, आप इंटरव्यूज देते हैं, आपको बात करना होता है, आपको लिखना होता है. इन जनरल आपको एक लेट अस से रिलेशन फॉर्म करना होता है, फॉर्मल, इनफॉर्मल, एटसेट्रा, इंटरपर्सनल, है ना. यू हैव टू हैव गुड बॉन्ड्स, है ना, क्योंकि नेटवर्किंग एक बहुत सॉलिड चीज होती है. एंड आई विल बी ऑनेस्ट विद यू, नेटवर्किंग के लिए खुद को ओपन करना ये बहुत चैलेंजिंग टास्क होता है. बट ट्रस्ट मी, आप किसी भी इंडस्ट्री में रहिए, आपको ये दिख जाता है कि नेटवर्किंग काफ़ी पॉजिटिव इम्पैक्ट्स आपको देती है, आपकी लाइफ पे डालती है. सो यहाँ पर बहुत ही सिंपल तरीके से सबसे पहला पॉइंट एक्सेप्ट करते हैं यहाँ पर, जो कि शायद आप और मैं जानते हैं, इसलिए मैंने कहा कि एक्सेप्ट कर लेते हैं उस बात को. देयर इज अ थिंग कॉल्ड इंसिडेंटल लर्निंग. जब भी तुमने कोई वर्ड सुना होगा जो फनी लगा होगा तुम्हें, बस तुमने बातचीत में लोगों से या इंस्टाग्राम की रील पे या यूट्यूब के शॉर्ट में कोई फनी सी चीज तुमने सुन ली,
तुम वो ढूंढ नहीं रहे थे, यू वर नॉट वेरी इंटेंशनल अबाउट इट, यू वर नॉट फाइंडिंग दैट वर्ड, बट इट जस्ट केम ऑन योर फीड, इट केम ऑन योर स्क्रीन एंड यू जस्ट हर्ड इट, और वो तुम्हें काफी लंबे समय तक याद रह जाता है। फॉर एग्जाम्पल मेरे साथ हुआ था जब मैंने स्पूनरिज्म सुना था, मैं बहुत छोटी थी, बट आई हर्ड दैट वर्ड और मुझे वो समझ में आया कि यार इसका क्या मीनिंग होता है एटसेट्रा, तो वो अभी तक मुझे याद है। तो वो जो होता नहीं है, कभी कभी हम लोगों को बोलना है लेट अस से बॉटल और फोन, है ना, तो हम क्या बोल देते हैं, फॉटल और बोन, कुछ इस टाइप का, राइट। तो वो ये जो एक्सचेंज ऑफ वर्ड्स हो जाता है ना, रिप्लेसमेंट भी नहीं, इंटरचेंजिंग हो जाती है जो ये, तो उसी को कहते हैं स्पूनरिज्म बाय द वे। तो बहरहाल, तो ये जब आप एक अनइंटेंशनल तरीके से किसी चीज को सुनते हैं और वो आपको याद हो जाती है, उसी को कहते हैं इंसिडेंटल लर्निंग। अब क्योंकि आप एक स्टूडेंट नहीं है, या फिर आप एक ऐसे स्टूडेंट है जो ऑलरेडी बहुत ज़्यादा टेकन अप है, बहुत मेहनत कर रहा है, बहुत सारी चीज़ों को उसे ऑब्जर्व करना है, सोक इन करना है और आगे तक रिटेन करना है दिमाग के अंदर, तो अब स्टूडेंट्स क्या करते हैं, कतराते हैं कि अब यार इसमें भी ये भी रटें, है ना। इंग्लिश को साइलेंट सब्जेक्ट भी बोला जा रहा है, बहुत सी चीज़ें हैं। तो इंस्टेड ऑफ दैट, सबसे पहली चीज़ इंसिडेंटल लर्निंग का कॉन्सेप्ट समझ लीजिए और इसकी मदद लेना शुरू करिए। अगर आप वाकई अंग्रेजी सीखना चाहते हैं, बोलना चाहते हैं, अच्छा लिखना चाहते हैं, इसमें भी नंबर बढ़ाना चाहते हैं, तो आपको क्या करना होगा, अपना एक्सपोजर टू द लैंग्वेज बढ़ाना पड़ेगा। जैसे अगर अभी आप अंग्रेजी केवल मेरी क्लासेस में सुनते हैं या कुछ अपने फैकल्टीज की क्लासेस में सुनते हैं और फिर वहीं पर उसको कट कर देते हैं, तो ये गलत है। यू विल हैव टू बी वेरी क्लियर कि देखो मेरे को समझ में आए या नहीं समझ में आए, बट मैं अपने आप को सराउंड करूंगा थोड़ा सा, या करूंगी इस लैंग्वेज से। तो कुछ रीड कर रहे हैं, कुछ देख रहे हैं, कुछ सुन रहे हैं, तो हम कोशिश ये करेंगे कि इस लैंग्वेज में सुने और रिपीटेडली, ठीक है, 2 वर्ड्स में, रेपिटेटिव एंड रिपीटेड। ओ माई गॉड, द फंबलिंग, forgive me for that. Now moving on, ये जो आपका पूरा कॉन्सेप्ट रहता है, ये इसी के ऊपर बेस्ड है कि आपने उस पर बहुत ध्यान नहीं दिया है, बट आपने 1 बार 10 बार 15 बार उस चीज को सुन लिया है, और क्योंकि आपको उसका मीनिंग शायद समझ आ रहा है, या आपने डिक्शनरी में देख लिया, या आपने उसको देख के समझ लिया, कोई भी रीजन हो, वो आपके दिमाग में बैठ जाता है। तो अब आपने यहाँ पे कोई एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं किया है, आपने सिर्फ अपना एक्सपोजर बढ़ाया है, राइट। तो आप जब अपना एक्सपोजर किसी भाषा के लिए बढ़ा देते हैं, तो वो ऑटोमेटिकली आप उससे फेमिलियर होते जाते हैं। यार वो जो आपका फियर है, दैट एंग्जाइटी, अंग्रेजी सुनते ही एक डर मन में आ जाना एंड स्टफ लाइक दैट, वो बड़ा खराब होता है। उसकी वजह से स्टूडेंट्स उस पर कोई एफर्ट ही नहीं करना चाहते, दे डोंट इवन वांट टू पुट इन दैट कि इसमें आधा घंटा दे दें। तो ये डर सबसे पहले निकालिए और इतना कंफर्टेबली आप फिर वर्ड्स को सुनने लगेंगे, एक्सपोजर बढ़ रहा है, आप उससे डर नहीं रहे हैं, तो वो आपके दिमाग में बैठने भी लगेगा। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं, जैसे ये एक स्टेटमेंट देखो आप, ब्रिंग विद यू अ रोज फ्लावर दिस बिग एट दिस टाइम टुमारो। अब इमेजिन करो कि तुम्हारी फ्रिज पे या तुम्हारी स्टडी टेबल पे एक स्टिकी नोट है, इस तरीके से वो चिपका दिया गया है और उस पर ये मैसेज लिखा हुआ है कि कल अपने साथ एक गुलाब का फूल लेके इतना बड़ा और इस समय पर मिलने आना। अब तुम्हें ये नहीं पता वो किसने कहा है, तो क्या होगा, इसका क्या समझ में आएगा तुम्हें, इसको तुम किस तरह से इंटरप्रेट करोगे, इसका क्या मीनिंग निकालोगे तुम अपने लिए, राइट। ये मैं क्यों आपको बता रही हूँ, क्योंकि नाउ आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट कॉन्टेक्स्ट। कॉन्टेक्स्ट एक बहुत बड़ी चीज होती है। मेरे पास स्टूडेंट्स की जो सबसे बड़ी कंप्लेन आती है वो क्या होती है पता है, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन हमको समझ में ही नहीं आती है। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन क्या होता है रीडिंग तो समझते ही हैं, वर्ड बाय वर्ड चीज़ों को पढ़ना, एंड कॉम्प्रिहेंशन इज अंडरस्टैंडिंग। समझ ही नहीं आया तो आंसर कहाँ से आएंगे, राइट। अब जो तुम्हारा कॉम्प्रिहेंशन है वो किससे और बेहतर हो सकता है, कॉन्टेक्स्ट की अंडरस्टैंडिंग से। कॉन्टेक्स्ट क्या होता है, सेटिंग, किस माहौल में वो बात बोली गई है। और कॉन्टेक्स्ट कोई एक टाइप का नहीं होता है, बड़े टाइप के होते हैं कॉन्टेक्स्ट। सो फॉर एग्जांपल देयर इज वन डायनेमिक कॉन्टेक्स्ट, यानी कि मूवमेंट है, बदलाव है, चेंजेस हैं, राइट। एंड कॉन्टेक्स्ट इज ऑलवेज डायनेमिक फॉर दैट मैटर। बट अगर आप देखिए कि आपको कोई बात समझने में कितनी प्रकार की बुद्धि आप लगाते हैं, राइट। तो सबसे पहली चीज जिससे फर्क पड़ता है वो होता है तुम्हारा फिजिकल कॉन्टेक्स्ट,
यानी कि तुम खुद कैसे इंडिविजुअल हो, आप कैसे इंडिविजुअल हैं। यानी अगर आप एक इंट्रोवर्टेड इंसान हैं तो ये पढ़ के ही शायद आप ऑकवर्ड हो जाएं, ये क्या है, लाल गुलाब क्यों लेके आना है, व्हाट इज दिस, ब्ला ब्ला, राइट। अगर आप एक एक्सट्रोवर्ट हैं, दिस माइट कम अक्रॉस एज एक्साइटिंग टू यू, ये लाल गुलाब और इस टाइम और ये वो एक्सेट्रा एक्सेट्रा, राइट। सिमिलरली एक और कॉन्टेक्स्ट हो जाता है आपका जो लिंग्विस्टिक कॉन्टेक्स्ट होता है, वर्ड्स, आपके जितने भी यहाँ पर वर्ड्स हैं, जितने भी आपके एलिमेंट्स हैं, ये आपस में मिलके क्या मीनिंग दे रहे हैं, ये एक अलग कॉन्टेक्स्ट आपको दे देगा। फिर कभी कभी ऐसा होता है कि लोगों को सामने वाला जो स्पीकर है अगर उसका पता चल गया कि उसने क्यों कही है, या सर्कमस्टेंस का पता है, अच्छा ये मीटिंग रूम में रखा हुआ एक नोट है, अलग मीनिंग निकालोगे। ऑफिस की किसी टेबल पे रखा हुआ नोट है, अलग मीनिंग निकालोगे। घर की फ्रिज पे लगाया, अलग मीनिंग निकालोगे। सो कॉन्टेक्स्ट कुड बी ऑफ मेनी टाइप्स। फर्स्ट यू नीड टू अंडरस्टैंड कि आगे से जब आप कोई चीज़ रीड करिएगा आने वाले टाइम में तो उसके कॉन्टेक्स्ट पे बहुत ज़्यादा फोकस करिएगा। तो जब आप सेटिंग समझते हैं ना पूरी कहानी की, किस बैकग्राउंड पे, बैकड्रॉप पे इसको लिखा गया है, तो आपके लिए आगे कहानी को समझना बड़ा आसान हो जाता है। और कॉन्टेक्स्ट से जोड़ करके जब आप अपने वर्ड्स को लर्न करते हैं तो आपका वर्ड भी आपके दिमाग में ज़्यादा वक्त तक रहता है। सिर्फ डिक्शनरी खोल के रट लिया, 3 दिन याद कर लिया एंड देन फॉरगेट अबाउट इट, ये बहुत ही ख़राब चीज़ होती है। लिखित रूप में ले सकते हैं आप मुझसे, बहुत ज़्यादा तो 1 हफ्ता भी नहीं याद रहता लोगों को। कितने नए वर्ड सुनते हो यार आप लोग, आपके तो फैकल्टीज भी बात करते हैं अंग्रेजी में, आप लोग मूवीज़ देखते हैं, आप लोग पता नहीं क्या क्या अंग्रेजी का सुनते हैं, सब याद रहता है? नहीं रहता। अच्छे आर्टिकल्स पढ़ते हो, एडिटोरियल्स पढ़ते हो, इतने प्यारे वर्ड्स पढ़ते हो, याद रहता है? नहीं रहता। जिस चीज़ का भी कॉन्टेक्स्ट समझ गए होगे ना, जिस चीज़ का भी बैकड्रॉप समझ गए होगे, वो वर्ड रह जाता होगा मन में। सो वर्क ऑन अंडरस्टैंडिंग द कॉन्टेक्स्ट of the situation or the story that you're reading, and then we go back to the next, we move on, we don't go back. Now the next one is you have to keep a journal. Now this is a very very important point. Everybody, if you're a student, good job. If you're not a student, good job. If you're anybody and you want to work on your communication, have a nice proper journal with yourself. छोटा जर्नल, बड़ा जर्नल, सुंदर जर्नल, रफ कॉपी, वट एवर यू कॉल इट, ठीक है। आप क्या करिए कि आपको जो वर्ड्स अच्छे लगते हैं, किसी का कोई फ्रेज पसंद आ गया, किसी ने कोई एक जोक क्रैक किया आपके सामने, आपको वो जोक पसंद आ गया, जॉट इट डाउन मैन, राइट इट डाउन इमीडिएटली। और ठीक है, आप उसको कभी नहीं खोल के देखते, बट जिस दिन आप खोल के देखेंगे आपको वो सिचुएशन, वो बंदा, वो जोक, वो हंसी, वो मजाक, जो कुछ होगा, इमीडिएट रिकॉल, एंड रिकॉल इज अ वेरी गुड थिंग, राइट। सो हैव अ जर्नल एंड हैव इट हैंडी, अपने पास रखो, ये नहीं बना के बैंक के लॉकर में रख दिया, दैट विल बी वेरी बैड, राइट। देन वी हैव द नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज रिवर्स द सबटाइटल गेम। हम क्या करते हैं कि हम लोग मूवीज चलाते हैं और हमारी जो मूवी है उसको हम मूवी चाहे अंग्रेजी में चल रही है और अंग्रेजी के सबटाइटल चल रहे हैं, अब ना तो वो क्या बोल रहा है वो समझ में आ रहा है और नीचे क्या लिखा आ रहा है वो तो और ही समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि हमें इंग्लिश नहीं आती है। इंग्लिश आती नहीं है तो तुम फ्रेंच का सबटाइटल लगा लो, फ्रेंच में देख लो ऑडियो में। पॉइंट तो वही है ना, अगर आता नहीं है कोई चीज़ तो आप कैसे उसको समझेंगे, राइट। तो इसको थोड़ा रिवर्स कर दीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आप अपनी मूवी को चला लीजिए, जो भी आपकी मदर टंग है आप उसमें उसको प्ले कर लीजिए, ठीक है। और जो सब टाइटल है उसको उस लैंग्वेज में रखो जो तुम सीखना चाहते हो। एंड अब क्या हो रहा है कि आपका जो दिमाग है वो समझ रहा है चीज़ों को, राइट। और जब आप समझ रहे हैं और नीचे रीड भी कर रहे हैं तो 2 चीज़ें हो रही हैं। एक तो कॉन्टेक्स्ट समझ में आ रहा है, एज आई अर्लियर सेड कि कॉन्टेक्स्ट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। दूसरा रिकॉल बढ़ रहा है कि अच्छा ये बोला है, ये वाला वर्ड है। आपका दिमाग और आंखें और कान रिलेट करते हैं फिर चीज़ों को, तो जो इररेलेवेंट तौर पे भाग रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, दैट प्रॉब्लम वुड बी टेकन अवे, वो खत्म हो जाएगी परेशानी आपकी। सो आप सुनने पर भी खूब ध्यान दीजिए। सुनने पर ध्यान देने से ना बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है जिसे हम थोड़ा ज़्यादा आई थिंक वैल्यू करते हैं। हो सकता है कि मतलब इसके लिए हमें कभी क्रिटिसिज्म फेस करना पड़ जाए, बट मुझे लगता है प्रोनाउंसिएशन इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। If a person mispronounces a word, no matter how beautiful the word is, no matter how relevant the word is, the pronunciation is distorted. अगर pronunciation उच्चारण खराब है तो खेल खराब है,
इम्प्रेशन खराब होता है। जैसे जब तक कोई इंसान रेडी होके अच्छे से खड़ा हुआ है, वो बोल नहीं रहा है, तब तक हर इंसान उसको समझता है अरे बड़ा सलीकेदार इंसान है, वेरी वेल मैनर्ड एंड ऑल ऑफ दैट। हो सकता है वही इंसान जब मुंह खोले तो परेशानियां निकल जाएं, सामने कुछ सच्चाई आ जाए, राइट। तो जब आप बोलिए तो साफ बोलिए, राइट। और जब तक नहीं बोल रहे हैं, या मान लीजिए आप सिंपल वर्ड्स बोल रहे हैं, बहुत भारी वर्ड्स नहीं बोल रहे हैं, तब भी आपका इंप्रेशन अच्छा बना रहेगा। सो ये कुछ बातें हैं जो कि आपकी वोकैबुलरी को काफ़ी अच्छा एक्सपैंड कर सकती हैं, आपको काफ़ी हेल्प कर सकती हैं। आप लोगों ने एक बुक का नाम सुना होगा, बहुत सारे लोगों ने सुना होगा, बिकॉज ये बहुत पॉपुलर है, ठीक है। और बुक पॉपुलर होने के साथ साथ बहुत यूजफुल है। यूजफुल होने के साथ साथ इट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग। इट इज़, आई थिंक, द मोस्ट interesting take on vocabulary, English vocabulary. Now everyone, we'll start with this word today. ये जो तुम्हारा word यहाँ पर लिखा हुआ है, इसका जो mispronunciation होता है, that is vocabulary, vocabulary, vocabulary और vocabulary से उठिए और vocabulary पर जाइए। vocab, तुम्हारा जो emphasis है वो इस पार्ट पर पड़ेगा, इस पर नहीं। vocabulary नहीं है, वो vocabulary नहीं है, it is vocabulary, ठीक है। and this bu sounds like bu, so it is vocabulary. And when you are trying to learn new words, mug up their meanings, you must also focus on the pronunciation part of it. आप कितने भी बड़े सुंदर डेकोरेटिव वर्ड्स लर्न कर लीजिए, पर अगर आप उनका उच्चारण अच्छा नहीं करेंगे तो वो अच्छे साउंड नहीं करेंगे। बहुत ही सिंपल पॉइंट है। आज का सेशन बिल्कुल ब्रीफ रखेंगे, आपको ये बताते हैं कि ये बुक अच्छी है और इससे आप कई तरीकों से सीखते हैं। और इस बुक को काफ़ी टाइम से, बुक के टेक्नोलॉजी को काफ़ी टाइम से बहुत सारे टीचर्स फॉलो कर रहे हैं, इवन आई फॉलो इट समटाइम्स, बिकॉज ये भी एक अच्छा तरीका बताती है आपको वोकैबुलरी सुधारने का, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले शुरुआत करते हैं कुछ सिंपल क्विज सॉर्ट ऑफ क्वेश्चन से। तो क्या होता है, ये मैंने आपको हमेशा बोला है ना, अगर आप थोड़ा सा ध्यान देंगे चीज़ों पर ध्यान देंगे नहीं, चीज़ों को इंटरेस्टिंग बनाने पर अगर आप थोड़ा ध्यान देंगे तो आपको उस काम में ज़्यादा मन लगेगा। फॉर एग्जाम्पल, आपके सामने एक ऐसा क्वेश्चन लिखा है, ठीक है। अभी आपको दिमाग लगाना है कि एनीथिंग बियॉन्ड रिडेम्पशन और करेक्शन, यानी कि कोई भी ऐसी चीज जो कि साल्वेशन के बियॉन्ड जा चुकी है, यानी अब उसको बचाया नहीं जा सकता, कैन नॉट बी प्रोटेक्टेड, कैन नॉट बी करेक्टेड, सुधारा नहीं जा सकता। ऐसी चीज के लिए आपको मुझे वन वर्ड बताना है जो कि आई से स्टार्ट हो रहा है, एंड 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 लेटर्स का आपका एक वर्ड है, ठीक है। टेक अ गेस एवरीबडी, कौन सा वर्ड हो सकता है ये? कोई भी ऐसी चीज जिसको सुधारा नहीं जा सकता या बर्बाद होने से बचाया नहीं जा सकता, उसके लिए हम यूज करते हैं, ठीक है। टू टॉक अबाउट नेगेटिव थिंग्स, मिस्टेक्स, टू टॉक अबाउट क्रिमिनल्स, लायर्स, वी यूज दिस वर्ड क्वाइट ऑफन। पॉलिटिक्स, पॉलिटिक्स इज द वर्ड? नो, इट स्टार्ट्स विद एन आई, ठीक है। ये आई से शुरू हो रहा है, एंड एज आई जस्ट काउंटेड 12 लेटर्स का एक वर्ड है। इनकारनेशन, इनकारनेशन नहीं है, दैट इज अ वेरी डिफरेंट वर्ड। इनक्रिएटेबल, ओके। एफर्ट बहुत अच्छा है। जब हम किसी चीज को सुधार सकते हैं तो हम उसको कहते हैं कि करेक्ट कर दो, राइट। ये इस पार्ट पर ध्यान दीजिए, CORR पर ध्यान दीजिए। और आपका जो प्रीफिक्स होता है इन, जैसे आप कहते हैं इनकॉम्पिटेंट, जैसे आप कहते हैं इनकरेक्ट, वैसे ही आपके सामने एक वर्ड यहां पर आएगा, इनकॉरिजिबल। What is the pronunciation? Incorrigible. Oh my God, he's an incorrigible defaulter. यानी कि वो बार बार गलतियां करने वाला और जिसे अब नहीं सुधारा जा सकता, वैसा इंसान हो चुका है। He is an incorrigible defaulter. She's an incorrigible liar. He is an incorrigible cheater. So again, this is used for really bad things. This has a negative connotation to it. ये एक negative word है जो कि आप use कर सकते हैं
ऐसी चीजों के लिए जिनमें सुधार का अब कोई भी चांस नहीं है. मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वन, शोइंग ग्रेट स्किल, समथिंग विच इज क्विंटेसेंशियल, यू नो, विच इज ऑलमोस्ट परफेक्ट, कोई चीज जो बिल्कुल अल्टीमेट है, यू नो, उसके लिए एक वर्ड यहां पर है. इट स्टार्ट्स विद अ सी. ये सी से शुरू हो रहा है और ये आप अच्छे बुरे कैसे भी चीज के साथ लगा सकते हैं. और इस वर्ड के दो मीनिंग्स होते हैं. एंड दिस इज अ 10 letter वर्ड. एवरीबडी टेक अ गेस. गलत बोलिए, सही बोलिए. ट्राई टू गेट इन्वॉल्व्ड विद दिस, है ना. आपको ये एक्टिविटीज खुद करनी चाहिए. अच्छा, नरेश ने बिल्कुल सही आंसर दिया था. डेली लाइफ ने भी सही आंसर दिया था फॉर दैट मैटर. करेजियस. बेटा, करेज का क्या मतलब होता है? बहादुरी, हिम्मत. सो करेजियस उससे रिलेटेड है. करेजियस किसको बोलते हैं? जो हिम्मती होता है. करेज इज अ नाउन, करेजियस इज एन एडजेक्टिव. ये 10 लेटर का वर्ड है और एक मेरे होनहार व्यूअर ने बोला है क्यूट. दिस इज अ वेरी क्यूट वर्ड. सोनाली चौधरी, ब्यूटिफुल आंसर, लवली. द वर्ड इज consummate. What is the word? Consummate. प्लीज इसको कॉन्ज्यूमेट ही बोलिएगा, कॉन्ज्यूमेट मत बोलिएगा, क्योंकि जब आप कॉन्ज्यूमेट बोलते हैं तो ये मेटिंग के सेंस में चला जाता है. इस वर्ड के दो मीनिंग्स होते हैं. आप यहां पर उसको कॉन्ज्यूमेट बोल रहे हैं, यानी कि किसी भी चीज जो बिल्कुल अल्टीमेट है, लेजेंडरी लेवल पे परफेक्ट है, उसके लिए हम कहते हैं दैट शी ड्रेस्ड अप विद कॉन्ज्यूमेट एलिगेंस, यानी कि वो तैयार हुई बिल्कुल अटर एलिगेंस के साथ, यू नो, एकदम चरम एलिगेंस के साथ वो रेडी हुई. सो यहां पर कॉन्ज्यूमेट आपके लिए अल्टीमेट की बात कर रहा है और ये वर्ड आप याद रखिएगा. कॉन्ज्यूमेट अलग है, कॉन्ज्यूमेट अलग है. मेटिंग में मत जाना. नेक्स्ट देखो, डीप सीटेड, लॉन्ग एस्टैब्लिश्ड एंड अनलाइकली टू चेंज. कोई भी ऐसी आदत तुम्हारे अंदर आ गई है जो कि ये तुम्हारे अंदर है, या इमेजिन करो कि कुछ लोग होते नहीं है जिन्होंने एक बार जिस चीज के बारे में एक ओपिनियन बना दिया, फिर उसको बदलने को ही नहीं राजी है. नहीं, मेरी नजर में लड़कियों का घर से बाहर जाके काम करना गलत है, और 60, 70 साल, 80 साल, 90 साल निकाल दिए, पर आज भी गलत ही माने बैठे हैं. उनको कुछ उसमें सुधार नहीं दिख रहा है. तो ऐसी जो एक थॉट होता है या ऐसा जो एक बिहेवियर होता है जो कुछ एस्टैब्लिश्ड पैटर्न पे बिल्कुल स्टक हो जाता है, उसके लिए वर्ड है आपका. एंड दिस ऑल्सो स्टार्ट्स विद एन आई. ये भी एक 10 लेटर का वर्ड है आपका, राइट, इफ आई एम नॉट मिस्टेकन. 3, 6, 9, 1, 10. यप. निखिल शर्मा, क्या करोगे बेटा? जस्ट फोकस ऑन द क्लास ना. इररेसिस्टिबल, नो नरेश. इररिप्लेसेबल, नो. इररिप्लेसेबल तो लेटर्स में भी ज्यादा है बडी. 3, 6, 9, 10, 14, 14. Okay, we have a lot of random answers. The word is inveterate. How do you pronounce it? Inveterate. Again, कोई जो अपनी पुराने पैटर्न्स को, बिलीव्स को, विश्वास को बदलना नहीं चाहता है, उसके लिए ये एडजेक्टिव आप यूज कर सकते हैं, inveterate. Not ready to change, not ready to probably even think of it. So when something is deep seated, तो कहते नहीं बस मन में बैठ गई है वो बात आपके लिए, बहुत ज्यादा आपने एक्सेप्ट कर लिया है, उसी सिंपल से वर्ड का एक एडवांस सिनोनिम है आपके सामने, इनवेटरेट. मूविंग ऑन एवरीवन, वन हु डिसलाइक्स विमेन. कोई ऐसा इंसान जो महिलाओं से नफरत करता है, पब्लिक प्लेसेस पे उनको डिसरिस्पेक्ट करना चाहता है. जैसे कि अभी नाम ले लूंगी तो बहुत मेजर कंट्रोवर्सी हो जाएगी भाई साहब, तो आप जरा ढंग में रहिए. वन हु डिसलाइक्स विमेन. अच्छा, ये जो वर्ड लिखा है ना, WOMEN, इसको बोलते हैं विमेन. विमेन. और आजकल विमेन की परेशानी ये हो गई है कि आई एम अ विमेन बोल देती हैं. आई एम अ विमेन नहीं हो सकता क्योंकि ये प्लूरल है, राइट. अगर आप सिंगुलर हैं, आप सिर्फ अपनी बात कर रही हैं, तो आपको कहना चाहिए वुमन. वुमन एंड विमेन, दैट इज अ डिफरेंस दैट यू नीड टू रियलाइज. Very good job. Lovely answers. Let's see.
Arihant and Sharanu and Prajwal. Very good, everybody. The person who dislikes women is called a misogynist. Misogynist. इसमें आपको दो वर्ड्स पे ध्यान देना है, मीजो एंड जिनिस्ट पे. मीजो जो होता है वो तुम्हारे ग्रीक रूट वर्ड मिजियन से आता है. उसका अर्थ होता है टू हेट, और ये सारी चीजें इस किताब में समझाई गई हैं, राइट. और तुम्हारा जो यहाँ पर जिनिस्ट लिखा हुआ है ये बेसिकली गायनी, वो भी एक ग्रीक रूट वर्ड है, वहां से निकलता है. तो जब भी तुम GYNY देखोगे, जैसे पॉलीगाइनी यानी मल्टीपल वाइव्स रखना, या फिर गायनेकोलॉजिस्ट, फीमेल डिजीजेस की जो स्पेशलिस्ट डॉक्टर होती हैं, दैट्स अ गायनेकोलॉजिस्ट. सिमिलरली मिसोजिनिस्ट, अब यहाँ पर प्रोनाउंसिएशन बदल गया है बट वर्ड वही है. मूविंग ऑन, let's see, pathologically self-interested. देखो, लॉजी जो तुम्हारा वर्ड होता है ये किसी भी चीज की स्टडी के बारे में बात करता है. इकोलॉजी, बायोलॉजी, पैथोलॉजी, लाइक दैट. ओके, ये तो आपने सुना भी होगा. अब पैथोलॉजी का समझ लीजिए. पैथो जो वर्ड है ये तुम्हारा ग्रीक रूट वर्ड है. फिर से इसका मतलब होता है रिलेटेड टू और ऑफ डिजीजेस. ठीक है. पैथोलॉजिकली यानी इन अ मैनर ऑफ डिजीज, एक बीमारी की तरह अगर कोई सेल्फ इंटरेस्टेड हो जाए, सिर्फ अपना सोचे, अपने बारे में सोचे, तो उसे क्या कहते हैं? व्हाट इज द वर्ड? नो, सी, नार्सिसिस्ट इज अ पर्सन हु थिंक्स आई एम द बेस्ट. जिसको मतलब कोई भी ये नहीं कन्विंस कर सकता कि तुम्हारे अंदर कोई कमी है, राइट? दैट इज अ नार्सिसिस्ट. बट when we talk about a self-interested person, अगर नाव डूब रही होगी तो वो अपने दोस्त को ढकेल देंगे और खुद को बचा लेंगे. आग लग रही होगी तो खुद को बचाएंगे, बाकी सबको मरने देंगे. दैट काइंड ऑफ सेल्फ इंटरेस्ट, सिर्फ अपना फायदा देखना, अपना सोचना. सो बीमारी की तरह से जब कोई इतना सेल्फ इंटरेस्टेड हो जाता है तो उसके लिए हमारा वर्ड होता है, सरप्राइजिंगली एक भी करेक्ट आंसर नहीं है. द करेक्ट वर्ड इज ईगोमेनियक. ठीक है. ईगो इज अबाउट सेल्फ, I, me, myself, ठीक है. And mania is some kind of, let us say, an obsession. You're talking about an obsession here, ठीक है. तो खुद के प्रति तुम्हें अगर कोई obsession हो जाए तो उसके लिए तुम ये word use कर सकते हो. Next we have shockingly bad. And इसका जो आंसर है उसका almost 16th century तक meaning ही कुछ और था. You know, I'll tell you, there are a lot of such words जो अब abusive consider किए जाते हैं और पहले बेचारों का मीनिंग ही कुछ और था. तो किस्मत कभी भी बदल सकती है दोस्त. Anyway, shockingly bad, like outstandingly bad, उसका कौन सा वर्ड हो सकता है? appalling का सिर्फ एक मतलब होता है shocking. Now it is not necessarily bad, not necessarily bad. लोग सवाल पूछते हैं और लोग उन सवालों का जवाब भी देते हैं. लाइक दिस इज स्वीट ऑफ यू. खैर चलो, ओके. एनीवे, सो इसके लिए यहां पर आपको बता देते हैं एक वर्ड विच इज एग्रीजियस. एक और चीज यहां पर देखिए कि ये जो हमने आई लिखा है, दिस हैज टू बी एन ई. ठीक है. लेकिन यही वर्ड जो कि आपके लैटिन रूट से आता है, विच इज रिटन लाइक दिस, और उसमें इसका मतलब होता था आउटस्टैंडिंग, एक्स्ट्राऑर्डिनरी. ठीक है. 16th सेंचुरी तक ये वर्ड कितना पॉजिटिव था. मान लो तुम्हें कोई कहता था यू आर एग्रेजियस, तो इसका मतलब होता था कि तुम एक्स्ट्राऑर्डिनरी हो, तुम आउटस्टैंडिंग हो. क्योंकि इसमें जो तुम्हारा वर्ड है EG, दिस वाज टेकन एज एक्स यानी आउट, एंड ग्रेग विच मीन्स अ फ्लॉक और अ ग्रुप. सो जब एक ग्रुप से बाहर, ग्रुप से ऊपर के सेंस में लिया जाता था. बट अंग्रेजी तक आते आते इस वर्ड का मतलब हो गया कि बहुत ही आश्चर्यजनक तरीके से बर्बाद या खराब या बुरा. ठीक है. नेक्स्ट देखते हैं यहां पर विदाउट कॉन्शियंस. ये इजी है. somebody without conscience, somebody who's kind of, you know, absolutely cold, does not think twice before doing something bad, उसको क्या कहते हैं? यहां कॉन्शियंस लिखा हुआ है, तो कॉन्सेंशिया was the word जहां से ये निकला है. लैटिन वर्ड अगेन. कॉन्सेंशिया इज विद नॉलेज. कॉन इज विद एंड साइंस इज ऑल्सो नॉलेज. विद नॉलेज. तो जब नॉलेज है, ज्ञान है, अवेयरनेस है, तो क्या कहा जाता है कि कॉन्शियंस है ना. अक्ल है, बुद्धि है, विवेक है. जब कोई चीज विदाउट कॉन्शियंस हो जाएगी तो आप उसको बोलिएगा अनकॉन्शनेबल.
अनकॉन्शनेबल, जिसको कोई सेंस नहीं हो, ज्ञान नहीं हो, चीज़ों के प्रति जानकारी नहीं हो, या फिर अपनी जिम्मेदारियों के प्रति लैक ऑफ अवेयरनेस हो। अनकॉन्शनेबल, अनकॉन्शियस। हमारे पास बहुत सारे ऐसे वर्ड्स होते हैं जैसे मिसोजिनिस्ट, मिसैंड्री, मिसोगेमिस्ट, ऐसे बहुत सारे वर्ड्स होते हैं, जैसे मिसेंथ्रोप, राइट। सो मिस जो आपका वर्ड लगा होता है वो इस रूट से आता है, विच इज अ ग्रीक वर्ड। मिजिन जो है, विच मेरा प्रोनाउंसिएशन डेफिनेटली फ्लॉड हो सकता है क्योंकि ये एक ग्रीक वर्ड है, ठीक है। अब इसका अर्थ होता था टू हेट, नफरत की ये बात करता था। तो अभी जब आप कभी भी कोई भी ऐसा वर्ड देखेंगे जिसमें MIS इन द बिगिनिंग लग रहा है, तो दो चीजें आप समझ सकते हैं। एक, दैट दिस इज टॉकिंग अबाउट समथिंग नेगेटिव, और दिस माइट बी टॉकिंग अबाउट अ हेट्रेड सॉर्ट ऑफ अ सिचुएशन। सो आपने सुना है ना मिसोजिनिस्ट, अभी अभी, मिसैंड्री, पुरुषों के लिए होने वाली नफरत, सिमिलरली मिसोगैमिस्ट, शादी से नफरत रखने वाले लोग, मिसैंथ्रोप, मैनकाइंड का बुरा करने वाले लोग, मिस यहां पर हर जगह हेट्रेड की बात करता है। नेक्स्ट हमारा जो रूट है दैट इज एंथ्रोपोस। वंस अगेन दिस इज अ ग्रीक रूट वर्ड, और यू कैन से अ ग्रीक वर्ड विच मीन्स मैनकाइंड, ह्यूमंस, इंसानों की बात करता है। अब तुमने एंथ्रोपोलॉजी सुना होगा, विच इज द स्टडी ऑफ मैनकाइंड। मिसएंथ्रोप, जो मैनकाइंड को नुकसान पहुंचाए, और इस तरीके से आपके पॉजिटिव वर्ड्स भी होते हैं। फिलएंथ्रोप, द फिल जो तुम्हारा वर्ड होता है, PHIL, दिस मीन्स लव, ठीक है। सो फिलोसफी, सोफिया, सोफिया मीन्स नॉलेज, लव फॉर नॉलेज इज फिलोसफी। सिमिलरली philanthrope, love for anthropos, which is mankind. So you are trying to learn the roots, and with the help of understanding the roots of words, you can basically decode a lot of words. Like एक word सीख लिया तो हम उससे related सारे वर्ड्स काइंड ऑफ समझने लगते हैं, है ना। तो इससे हमारी कॉम्प्रिहेंशन एबिलिटी सुधरती है। एंथ्रोपोस ग्रीक है, मैनकाइंड पर इस्तेमाल। अंग्रेजी के बारे में बात तो पता है ना, ये लैटिन, ग्रीक, इन सब चीजों को मिला के बनी है। देखा जाए तो वन ऑफ द यंगेस्ट लैंग्वेजेस में से आती है अंग्रेजी। अच्छा, एनीवे, गाइन के बारे में मैंने आपको बताया ही था अभी, विच मीन्स विमेन, एंड ये भी ग्रीक वर्ड है आपका। और इससे भी अब आप गायनेकोलॉजिस्ट देखिएगा, मिसोजिनिस्ट देखिएगा, पॉलीगाइनी देखिएगा, ये सारी चीजें बात करती हैं विमेन रिलेटेड स्टफ के बारे में। मूविंग ऑन, द लास्ट वन दैट वी हैव इज गैमोस। गैमोस इज, इसका मतलब होता है मैरिज, विच इज अगेन अ ग्रीक रूट वर्ड, मीनिंग इज मैरिज। और जब भी आप देखते हैं मिसोगैमी, आपने देखा मैरिज के प्रति नफरत। पॉलीगैमी, पॉली का मतलब क्या होता है, मल्टीपल, मेनी। ऐसे हमारे पास एक और रूट वर्ड होता है ग्लॉट, जिसका मतलब होता है टंग। और जब अंग्रेजी में आपको कोई कहता है यूर अ पॉलीग्लॉट, यानी कि आपको मल्टीपल लैंग्वेजेस आती हैं, आप बोल लेते हैं, ठीक है। सो इस तरह से जब आप अपने रूट्स को पढ़ने लगते हैं तो आप धीरे धीरे करके कई सारे वर्ड्स को डिकोड कर ले जाते हैं, राइट। मैडनेस एंड ऑब्सेशन, ए बाबू, राइट, योर नेम इज दैट। हाँ जी, and now this is where I'm going to wind up the lecture, but this is how that book goes, and that book basically lets you read through history of the word, the origin, where it comes from, sort of the etymology of the word, and interest develop होता है। तो जो भी लोग ऐसे हैं जिन्हें शब्दों को कलेक्ट करना पसंद है, अपनी वोकैबुलरी एक्सपैंड करते रहना चाहते हैं, बोरिंग वर्ड्स को नहीं बोलना चाहते हैं, अपनी कम्युनिकेशन को एनहांस करना चाहते हैं, वो डेफिनेटली एक तो पहले शाम 4 बजे आ जाया करे